कुल मिलाकर हमारा डेडिकेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं डेडिकेशन में प्रॉब्लम है। तो या तो हमने जो एम बनाया है वो बचपन से नहीं बनाया है, वो बाद में ऐसे ही डेवलप हो गया है, चलते फिरते हमने सोच लिया है कि हमें आईएएस बनना है। और ये एम चेंज होते रहते हैं, समय के साथ साथ हमारे एम चेंज होते हैं। तो मैं यहाँ जो बात कर रहा था आपसे 3Ds की बात कर रहा था, आपने अक्सर सुना होगा 3D। तो डेस्टिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। आपने अगर कोई भी लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए जरूरी है संकल्प। आपने जो लक्ष्य बनाया है उसमें दृढ़ता कैसी है, कितने अच्छे ढंग से आपने वो लक्ष्य बनाया है। ऐसे ही हवा में सोच लिया है या उसकी पिक्चर भी चलती है। आप ऐसा सोचिए, रात में आपको सपने में ऐसा लगना चाहिए कि मैं उस पोस्ट पर हूं, मैं उस चेयर पर बैठा हुआ हूं, भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं। तो प्रॉपर आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे साथ में मेरे वापस, मेरे साथ में जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सब है, मेरे पास वो अधिकार हैं। तो शायद वो भटकाव नहीं होता जो अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे वैकेंसी आती है तो हम भटक जाते हैं। तो वो पिक्चर बनना बड़ा जरूरी है। मूलतः हम एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एक जमाना था जब ये देखा जाता था कि बंदा इंटेलिजेंट कितना है, लेकिन आज की डेट में इंटेलिजेंट लोगों का कोई सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सारी दुनिया में ये देखा गया है कि इंटेलिजेंट लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को ठगने के अलावा और कोई काम नहीं करते। तो जैसे एक एग्जाम्पल, धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र, मैं समझता हूं उसको बनाने वाला बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा। क्या काम कर रहा है वो? सिर्फ ठग रहा है और कुछ नहीं करता। तो आज की डेट में जो एग्जाम का पैटर्न बन गया है वो सिर्फ एक चीज देखी जाती है, आपके सोचने का स्तर क्या है, आप किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, आप किस लेवल पर सोचते हैं, प्लस उस लेवल को अचीव करने में आपको टाइम कितना लगता है। जिस लेवल पर आप आंसर दे रहे हैं वो आंसर देने में आपको टाइम कितना लगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाता। बाकी हम सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये छिलका है। मैं ऐसा मानता हूं बॉडी में अगर ताकत है तो दंगल कहीं का भी हो, क्वालिटी जब होती है तो लाइन लगा के एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। हम जहां बैठते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं, वही सफलता मिलती है। और आज की डेट में सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन हो गया है। जहां जिस एग्जाम के लिए जाइए लगभग सब कुछ कॉमन है। अब वहां सब्जेक्ट बदलता है लेकिन सब्जेक्ट मैटर नहीं बदलता। वहां साइंस की जगह मैथमेटिक्स हो जाता है, मैथमेटिक्स की जगह कॉमर्स हो जाता है, लेकिन उन सबके माध्यम से आपकी कौन सी क्वालिटी को जज किया जा रहा है वो मैटर बिल्कुल भी नहीं बदलता। और हम लोग केवल सब्जेक्ट पर काम करते हैं, उस मैटर पर काम नहीं करते कि उसके अंदर क्या है। तो उस मैटर पर हमें सोचना है। अब इसमें मैं बात कर रहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल आपका क्या है, आप किस लेवल पर सोचते हैं। अब ये जो सोच है वो डेवलप होती है बचपन से। इसके लिए अगर हम ये कहें कि 20 वर्ष की एज में हम सोचने का तरीका चेंज कर दें तो बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं है लेकिन बड़ा मुश्किल है। हमारा जो बेसिक नेचर होता है, मैंने कुछ स्लाइड्स इसमें बना रखी हैं तो वो आप देखिए। सर ये शायद ओके देखिए, साइकोलॉजिकल ग्रोथ करने के लिए
यहां जो रोल्स हैं, हमारे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए, और सबसे मेन हमारे बेसिक नेचर का रोल है उसमें। और बेसिक नेचर जो है वो भी हमारे पेरेंट्स की देन होती है। हमारे पेरेंट्स हमें कितना समय देते हैं उससे हमारा बेसिक नेचर डेवलप होता है। इन तीनों पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग सभी सोचते हैं कि हमारा बच्चा एनडीए में जाए, फोर्स में जाए। अब वहां जो एसएसबी होता है, वहां पर शायद सुना होगा आपने, एक डिस्कशन नाम का बड़ा पार्ट होता है। अब हमारे कल्चर में तो बच्चे बचपन से ही डिस्कशन नाम की चीज जानते ही नहीं है। हमारे तो परिवारों में भी सिर्फ बहस होती है। हमारे तो मम्मी पापा भी आपस में सिर्फ बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो डिस्कशन नहीं करते। अब उस बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि डिस्कशन होता क्या है। अब उसके लिए हम ब्लेम करते हैं कि बच्चा ठीक से सोचता नहीं है, ठीक से पढ़ता नहीं है, या मोबाइल में लगा रहता है। ये सब हमें अपनी कमियां छिपाने का एक जरिया मिल जाता है। मैंने यहां कुछ मेंशन किया हुआ है आगे, आप उसको थोड़ा सा देखिए। नेचर्स की अगर हम बात करें तो बेसिक नेचर जो है वो क्या है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग 10% जो नेचर होता है वो बाई बर्थ होता है। हमारे मम्मी पापा की जो भी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज हैं वो हमें जीन्स के थ्रू 10% ट्रांसफर होती ही होती है, ऐसा लोगों का मानना है। उसके बाद 10 इयर्स तक हमारा जो नेचर डेवलप होता है वो 70% नेचर होता है। हम समझते हैं कि अभी तो बच्चा है, 10 साल तक की एज है, तो एक्चुअल में हमारे कल्चर में वो बच्चा है, लेकिन वैचारिक रूप से वो बहुत बड़ा हो गया है। वैचारिक रूप से वो 80 साल का हो गया है, ये समझिए। 80% उसका नेचर डेवलप हो चुका है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि अगर हम बेसिक नेचर पर काम करें तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। 10 साल तक की एज में अगर हम बच्चे को एक बार डरा दें, बेटा जल्दी सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, आप उस बच्चे को चंद्रमा पर भेज देना, लेकिन उस भूत की पिक्चर उसके दिमाग से कभी डिलीट नहीं होगी, क्योंकि बेसिक नेचर जिंदगी में कभी चेंज नहीं होता। बाकी जो 20% डिजाइन्ड नेचर होता है वो उस नेचर को सिर्फ दबाकर रख सकता है, थोड़ी देर के लिए दबाकर रख सकता है। मैं मूलतः गांव का रहने वाला हूं, मैं ब्रजभाषी हूं। मैं अभी आपसे प्रॉपर हिंदी में बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी मम्मी का फोन आए तो मैं भी ब्रज भाषा में बोलने लगता हूं। मैं आप सभी की बात करता हूं, आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाइए, लेकिन कुत्ता पीछे पड़ेगा तो शायद इंग्लिश का ई भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक नेचर को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये बेसिक नेचर हमारे एग्जाम में बड़ा काम आता है। तो इसको किस ढंग से डिजाइन किया है, इस पर हमें कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि 10 साल तक की एज में अगर एक बार बच्चे को डरा दिया गया कि बेटा जल्दी सो जा अदरवाइज भूत आ जाएगा, वो भूत की पिक्चर डिलीट नहीं होती। अच्छा, भूत के बारे में तब भी हम सोच सकते हैं कि मूवीज में और इतने सारे सीरियल आते हैं उसमें भूत की कोई पिक्चर दिखाई भी जाती है, तो उसके पैर उल्टे होते हैं, ये सारी संकल्पनाएं हम लोगों ने कर रखी हैं। लेकिन हमारे कल्चर में तो एक हुआ और होता है, सुना है ना आप सब लोगों ने हुआ। अच्छा, देखा नहीं आज तक, लेकिन फिर भी कहीं अंधेरा दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि यार हुआ नहीं आ जाए। तो बचपन में सेट कर दिया गया वो हुआ, वो हट ही नहीं सकता हमारे दिमाग से। तो इसी तरह से अगर कुछ अच्छी चीजें सेट कर दी जाएं, मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर 10 साल तक के बच्चे को एक बार डरा दिया जाए कि बेटा गुटखा खाने से कैंसर होता है, अगर डर उसके फेस पर उसके एक्सप्रेशन से दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज किसी कैंसर के हॉस्पिटल में 1-2 जबड़े खुले हुए दिखा दो, मैं गारंटी दे सकता हूं जिंदगी में गुटखे को टच नहीं करेगा। जब गुटखा उसको दिखाई देगा तो उसको वो जबड़ा खुला हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोग ध्यान देते हैं तब जब धुआं देने लगता है। फिर भी उसको हम साइंस नहीं समझाते,
फिर भी उसको समाज का डर दिखाते हैं कि बेटा समाज में हमारी इंसल्ट हो जाएगी, तू पी के आता है रोजाना। अब 25 साल की एज हो गई, अब उसको कहां समझ में आने वाला है? अब वो आपसे ज्यादा समझदार है। तो बचपन में हम बच्चों के साथ बात नहीं करते। बच्चे अगर बीच में बोल भी जाए तो हम उसको डांटते हैं। बड़ों को बात नहीं करने देता, बड़ों के बीच में सभ्यता नहीं है, तुझमें मैनर्स नहीं है, अपने कमरे में जा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की बात सुननी चाहिए, बच्चों के साथ प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए। अब कुछ लोग इसमें अलग टाइप के तर्क करते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है साहब, हम तो बच्चे के लिए सिर्फ ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। नहीं, गांव के लोगों से बात करिए तो वो अपनी ड्यूटी गिनाते हैं। तो साहब हमारे बच्चे के लिए सारे सुख हैं, घर में दूध होता है, टाइम से फीस जाती है, सारी बुक्स हैं, कपड़े हैं। इसके अलावा लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारा और भी कोई रोल होता है। शहर में सिर्फ एक काम और बढ़ जाता है, इसके अलावा शहर में भी दूध होता है, टाइम से फीस जाती है। एक काम बढ़ता है, सुबह वो बच्चे को जमा कराते हैं और शाम को ले आते हैं। बाकी हाँ, शहर में ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, गांव में बच्चे अपने आप चले जाते हैं। शहर में सुबह ही सुबह एक उपक्रम चलाया जाता है, पहले जमा करके आओ फिर लेकर आओ। तो ये भी एक एहसान होता है बच्चे पर कि हमने आपको पढ़ाया, ये किया, वो किया, ये सब। तो हम समझते नहीं कि हमारा रोल कितना हो सकता है। उस बच्चे से बात करनी चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए। बच्चों के साथ अगर पढ़ेंगे, इनिशियली मैं यहां जब आगरा आया था, मैं बात कर रहा हूं 2007, तो मैं एक हॉस्टल में रहता था एज ए पेइंग गेस्ट। तो हॉस्टल कम उनके यहाँ रूम्स टाइप के थे। तो जो आंटी थी, एक बार मुझे पता लगा कि वो आंटी जो है वो पीएचडी है, डॉक्टरेट है। तो फिर कभी बात करने का जब उनसे मौका मिला तो मैंने उनसे कहा, मैंने आंटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में है। बोले बेटा पूछिए। क्या पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं और आपके 10 बच्चे हैं, ये बड़ा कंट्राडिक्शन होता है। तो अपनी मां को गाली देने लगी कि मेरी मां कहती थी अल्लाह की देन है, झूली फहरा के लेती जा। तो भारत में ऐसी कहावतें हैं, भारत में जितनी कहावतें हैं वो सब फ्लॉप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए है। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। मैं कहता हूं नहीं, लोग कहते हैं कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। मैं कहता हूं नहीं, आज स्ट्रेचेबल जमाना है, आप पैर पसारिए, चादर ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। एक आदमी जो 1 रुपया भी नहीं कमाता है, आप उसको पौआ पीना सिखा दो, शाम तक 80 रुपए की जुगाड़ कर ही लेगा। तो मेरी समझ से यह गलत है कि पैर उतने ही पसारे जाए। आप पैर पसारिए, आप सपने देखिए, आप खर्चे करिए, इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, आपकी रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। केवल सपने देखना जरूरी है। अगर हम सपने देखते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, सब कुछ हमारे साथ चलता है। तो मैं उन आंटीज की बात कर रहा था कि वो जो है डॉक्टरेट और 10 बच्चे। तो हमें सुनकर भी थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन आश्चर्य इससे बड़ा दूसरा है। उन्होंने बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी,
मेरा बड़ा बेटा जब प्ले ग्रुप में जाने लगा तब मैंने ABCD सीखी। जब उसका एडमिशन 6वीं क्लास में 6th में हुआ तो मैं उसके साथ 6th में पढ़ने जाने लगी। जब उसने हाई स्कूल के एग्जाम दिए तो मैंने साथ में हाई स्कूल किया, उसने इंटरमीडिएट किया तो मैंने साथ में इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया और PG किया। PG के बाद बेटा बिजनेस में चला गया और मैंने PhD की। और ज्यादातर लोग केवल ये बहाना बना देते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे से कैसे बात करें। किसी भी टीचर को पकड़ लाएंगे, किसी भी पड़ोसी को ले आएंगे कि आप हमारे बच्चे से बात करिए, इसका टेस्ट लीजिए। और पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि बच्चे को जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि उसको 3 दिन तक आंसर नहीं आए। ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल गलत है। मैं अगर आपसे अभी कहूं कि आप आइए यहां 4 शब्द बोलिए तो शायद आप में से 50% लोग ऐसे होंगे जो सीढ़ियों पर चढ़ते ही चक्कर आने लगेंगे। शायद बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप किसी भी व्यक्ति से बोल देते हैं कि इसका टेस्ट लीजिए। ये गलत है। आप खुद टेस्ट लीजिए, आप उसके साथ पढ़िए। अरे आप स्कूल ही तो नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल मत जाइए, आप शाम को पढ़िए और उस बच्चे से कहिए बेटा आप क्या पढ़ के आए, जरा मुझे पढ़ा दो। और मैं गारंटी दे सकता हूं अगर माँ बाप अनपढ़ हैं तो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और पढ़े लिखे हैं तो कम इंटेलिजेंट होगा, अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दें तो। क्योंकि जो मम्मी पापा अनपढ़ हैं उनको पढ़ाने के लिए उस बच्चे को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, बहुत सारे तरीकों से समझाना पड़ेगा। और जिनके मम्मी पापा ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं उनको समझाने के लिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे का खुद का ही माइंड इतना नहीं चलेगा तो वो उतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। तो जो अनपढ़ लोग हैं वो ये सोचकर जाएं आज कि हमारा बेटा ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है किसी पढ़े लिखे पड़ोसी के कंपैरिजन में। बस आपको सिर्फ ये करना है, 2-3 घंटे उसके साथ में बैठना है, 2-3 घंटे तक उसके साथ प्रॉपर स्टडी करनी है। अरे आप वो आप वैसे ही पढ़ना स्टार्ट करिए। और लॉस कौन सा हो रहा है, वो 2-3 घंटे आप जो फेसबुक व्हाट्सएप और ये इधर उधर की पंचायत करते हैं जिससे बच्चे की मेंटलिटी और खराब होती है, उनसे बचेंगे। दूसरा, हम कभी कभी ऐसी गड़बड़ करते हैं बच्चों के साथ जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता। हम बच्चे को यहां से कोटा एडमिशन कराने जाते हैं, दिल्ली एडमिशन करा के आते हैं, या यहां भी कहीं एडमिशन कराते हैं, या बाहर के लोग आगरा में आके एडमिशन कराते हैं, प्रॉपर खर्चा करते हैं। 1 साल के लिए एडमिशन कराया ऐसा, 3 महीने बाद एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं कि बेटा वो बुआ जी के यहां शादी में जाना है। अब कोई भी माँ बाप ये सोचता है कि 2 दिन शादी में जाने से शायद पढ़ाई में बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा युवा है तो उसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। 15 दिन तक तो उसको शादी की ड्रेस पसंद नहीं आएगी। सदर से संजय पैलेस तक वो जितने मार्केट उसको मिलेंगे, जितनी शॉप मिलेंगी, कभी इस फ्रेंड के साथ कभी दूसरे के साथ, फिर वो कंट्रास्ट मिलाना होता है कि साहब शूज की मैचिंग नहीं हो रही है या टाई मैच नहीं कर रही है। 15 दिन तो उसके सिर्फ इसी में निकल जाते हैं। या दिल्ली में रहता है तो कभी इस बाजार में कभी उस बाजार में, फिर 2 दिन शादी में जाते हैं, ऊपर से फिर बुआ जी 2 दिन और रोक लेती हैं कि बेटा अभी 2 दिन और रुक जा। ये हमारे कल्चर की देन है। लगभग 20 दिन हो गए और 15 दिन इसमें निकल जाते हैं कि यार फोन नंबर लिया तो था। वो इसी टेंशन में रहता, 1 महीना निकल गया, मम्मी पापा को ये पता ही नहीं है कि 1 महीना निकला या 2 दिन। हम समझते हैं कि 2 दिन निकले हैं और उसका 1 महीना नहीं पूरा साल निकल गया, क्योंकि 1 महीने की पढ़ाई अगर बीच में स्किप होती है तो पूरे साल की पढ़ाई स्किप हो गई। तो हम अपनी ड्यूटीज को ठीक से नहीं समझते, ब्लेम करते हैं बच्चों पर। लेकिन कुछ रोल्स जो हैं बच्चों के भी होते हैं। तो विशेषकर मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, आप लोगों को शायद पता होगा कि हम सब लोग
रोजाना नहीं तो एक दिन छोड़कर कुछ सपना देखते हैं। देखते हैं ना सब लोग? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं आप में से जो सपने में पढ़ते हैं? तो मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपका बच्चा सपने में पढ़ने लग जाए, समझ लेना उसी दिन सक्सेसफुल हो गया। पड़ोसी से टेस्ट दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर को लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा माइंड 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप लोगों ने अनकॉन्शियस माइंड का नाम सुना होगा। लोग कहते हैं कि अनकॉन्शियसली ऐसा हो गया। तो हम जो सपना देखते हैं, हमारे माइंड के कुछ न्यूरॉन्स जो हैं, 10 लाख से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में, जिनमें से हम 1% न्यूरॉन्स का ठीक से यूज नहीं कर पाते। तो हमारे माइंड के कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल युवा होते हैं, नए जो जनरेट होते हैं, वो न्यूरॉन्स जो कभी सोते ही नहीं है। जिस माइंड के साथ मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये हमारा माइंड अभी 1 घंटे बाद सो जाएगा, कहीं दूसरी दुनिया में चला जाएगा, लेकिन इस माइंड के पीछे एक और माइंड चल रहा है। वो माइंड कभी नहीं सोता। रात को जो सपने आते हैं वो उसी माइंड में आते हैं। लेकिन फिर सोचने की बात यह है कि हम सारे काम जो करते हैं वो तो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। फिर उस माइंड में अनकॉन्शियस माइंड, उसको कुछ लोग सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वहां तक चीजें ट्रांसफर कैसे होती हैं? जैसे आप सभी लोग साइकिल चलाना जानते होंगे, बाइक या एक्टिवा चलाना जानते होंगे। जब आप सीखे होंगे तो बड़ा ध्यान देना पड़ता होगा, ब्रेक भी देखकर, गियर भी देखकर। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, क्या आपको इतना सब ध्यान देना पड़ता है? नहीं। आज तो बाइक हमारे नर्वस सिस्टम से ऐसे अटैच हो जाती है जैसे कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर, कमांड दो बस, अपने आप चलती है। कब कौन सी जगह कब निकल गई ये पता ही नहीं लगता। तो इसी तरह से कॉन्शियस माइंड से हम कर क्या रहे हैं? टोटल टाइम 24 आवर्स होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि उसका 1/4, 1/4 मतलब 6 घंटे। अगर हम 6 घंटे कोई भी काम कॉन्शियस माइंड से करते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाता है अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड में। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, जिस माइंड से आप अभी यहां बैठे हैं वो माइंड भी बीच बीच में एब्सेंट होता है। कभी 1 सेकंड के लिए, कभी माइक्रो सेकंड के लिए, कभी मिनट के लिए, और कभी तो बुलाना पड़ता, हाँ भाई साहब कहां खो गए, तो एब्सेंट हो जाता है। तो इसका जो एवरेज आता है वो 6 घंटे का लगभग 4 घंटे आता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 9 घंटे काम कर लेते हैं तो एवरेज कितना आ जाएगा? 6 घंटे। आप स्टैम्प पेपर ले आइए, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर हम 9 घंटे क्रिकेट खेल लें तो रात को सपने में सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे। 9 घंटे कार्ड्स खेल लें तो रात को सपने में सिर्फ कार्ड्स खेलेंगे। और लेडीज को 9 घंटे भूतों की बात सुना दो, दूसरे दिन शायद भूत आने की संभावना है। होते नहीं है। ये हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती हैं वो सारी बातें। इसका मतलब काम की बात करते हैं, अगर हम 9 घंटे पढ़ लेते हैं प्रॉपर माइंड के साथ, 9 घंटे टाइम लगा कर नहीं कि टाइम लगाया 9 घंटे हो गए, बीच में जितने काम किए उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। 9 घंटे अगर हम एक्चुअल में पढ़ते हैं तो हमारा एवरेज 24 घंटे का निकलता है, 24 आवर्स का निकलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस होता है इससे, जब हम 24 घंटे हमारे ब्रेन में केवल पढ़ाई चलती है, केवल पढ़ने से रिलेटेड चीजें चलती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके मम्मी पापा आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बच्चे के दिमाग में थोड़ी गड़बड़ आ गई है। लेकिन एक्चुअल में एक अच्छे स्टूडेंट को यही चाहिए कि उसके घर वाले समझने लग जाएं कि इसके माइंड में गड़बड़ आ गई है। क्योंकि जिसके माइंड में गड़बड़ हो उसको न तो कोई काम बताता, न कोई फोन करता, और न कोई फोन करने की अपेक्षा करता। और पढ़ने वाले लोगों के लिए सिर्फ यही होना चाहिए
दूसरों की नॉलेज में आप पागल हो जाइए, और ये पागल बहुत दिनों के लिए नहीं होना पड़ता है। और दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कुछ समय के लिए पागल ही होते हैं। जब पागल हो जाते हैं तभी किसी शिखर पर पहुंचते हैं, उससे पहले कहीं नहीं पहुंचते। आप सोचते रहें कि सब कुछ चलता रहे जैसा है वैसा, सबको मैं समेट कर चलूं, इम्पॉसिबल। आपको भी पागल होना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए और उसके बाद प्रॉपर उसमें लग जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करता हूं। लास्ट सेंटेंस पर मैं एंड कर देता हूं। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता एक यात्रा है, न कि लक्ष्य। एक्चुअल में सक्सेस क्या है? आप डॉक्टर हो गए वो सक्सेस है, मैं टीचर हूं वो सक्सेस है? नहीं। असली सक्सेस वो होती है जब आदमी ऊपर जा रहा हो और उस समय उपलब्धियों की, अचीवमेंट्स की कतार उसको दिखाई दे रही हो, जिस दिन उसको मरने में भी फक्र हो रहा हो, वो है सक्सेस। सक्सेस का सीधा सीधा मतलब है ग्रोथ से। जब तक आप ग्रोथ कर रहे हैं तब तक आप युवा हैं, तब तक आप जिंदा हैं और तब तक ही आप सफल हैं। जिस दिन आपने ग्रोथ करना बंद कर दिया उसी दिन आप मर गए, ये समझ लीजिए। महाराष्ट्र में मैं एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में गया तो वहां मैंने देखा जगह जगह लिखा हुआ है थामला सुसंपला, थामला सुसंपला। तो मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो पता लगा थम गया वो मर गया, थम गया वो मर गया। तो ये नौकरी वोकरी पाना ये सब सक्सेस नहीं है। एक कवि कहते थे, आए इस हयात में क्या कारनामा कर गए, पढ़े लिखे बीए हुए, नौकरी की, पेंशन पाई और मर गए। तो ये सफलता नहीं है कि पढ़े लिखे, नौकरी की, पेंशन पाई और मर गए। आप ऐसे सोचिए कि आपके नाम से किसी रोड का नाम हो, आपके नाम से किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो, आपके नाम से किसी जिले का नाम हो, आपके नाम से कोई देश बसाया जाए। और आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां हर आदमी को पता है। दो ही उपलब्धि हैं। नोबेल पुरस्कार पाना दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आज के हर युवा को यह सोचना चाहिए कि मुझे नोबेल पुरस्कार तक तो कम से कम पहुंचना है, मुझे कम से कम उतनी यात्रा तो करनी ही करनी है। अगर हम राजनीतिक ऊंचाइयों की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति होना, तो आप सोचिए कि एक अफ्रीका का आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो शायद आप भी पहुंच सकते हैं। तो केवल सपने देखने पर डिपेंड करता है। लास्ट में मैं एक लाइन नीचे और लिखी है, स्वामी विवेकानंद जी ने इस लाइन को कोट किया, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत या मत रुको, कई तरीके से इसको मेंशन किया गया है। मेरी एक बात नहीं समझ में आती कि विवेकानंद जैसा आदमी जिसने इतने मानक खड़े किए हैं, वो इतना छोटा सेंटेंस कैसे लिख सकता है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अब मेरा तो लक्ष्य पुलिस में कांस्टेबल बनना है, इसका मतलब जिस दिन पुलिस में कांस्टेबल हो जाऊं उस दिन रुक जाओ? नहीं। या तो यह सेंटेंस विवेकानंद का नहीं है या हमें ढंग से समझ में नहीं आता। क्योंकि इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी बात नहीं करेगा, सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने की बात नहीं करेगा। जीवन का असली लक्ष्य क्या है, अगर यह हमें समझ में आ जाए तो इस सेंटेंस का मतलब हमें बहुत बड़े रूप में समझ में आ जाएगा। आप सब लोगों ने जो जन्म लिया है, मैंने, आपने, सबने, मैं समझता हूं हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य, मृत्यु तक पहुंचना। हमने जो जन्म लिया है वो सिर्फ मरने के लिए लिया है ना। अब जरा आप इस सेंटेंस को एक बार पढ़िए, उठो जागो और मरने तक। लक्ष्य प्राप्ति का मतलब
मरने तक, जिस दिन आपकी डेथ हो उस दिन तक रुको मत। तो ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन वगैरह या सिलेक्शन ले लेना या बिजनेसमैन बन जाना, ये कोई सफलता नहीं है। सफलता का असली मतलब है कि आप अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, आप मेहनत कितने अच्छे ढंग से करते हैं और कब तक करते हैं। जिस दिन तक आखिरी सांस है उस दिन तक मेहनत करनी है, तो जीवन बिल्कुल अलग होता है। वही है जीवन की सफलता। ये सब पैसा वैसा ये कोई सफलता नहीं है। जीवन की ऊंचाई सिर्फ वैचारिक ऊंचाई होती है। आपके विचार कैसे हैं, आपके विचारों का लेवल क्या है, वो है असली ऊंचाई। और ये सारे विचार आते हैं इस खुली यूनिवर्सिटी से, इस दुनिया से। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अगर आपको लगता है कि बुद्धिमान आदमी है, गुलामी करनी पड़े उसकी, कुछ भी करना पड़े, उसके साथ रहिए, उसके कुछ विचार लीजिए और जब एंड हो जाए तब छोड़ दीजिए। एक दोस्त जिससे हमें सीखने को मिल रहा है तब तक आप दोस्ती रखिए। जिस दिन सीखने को नहीं मिले उस दिन आप ये समझ लीजिए कि हम पाप कर रहे हैं उसका और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसे दोस्तों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिनसे हमें सीखने को कुछ नहीं मिलता। आप बड़े दोस्त बनाइए। आप 70 और 80 साल के लोगों से दोस्ती करिए। कम से कम आपको 80 साल का इतिहास मिलेगा। ये जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ एक ही रीजन है, हमारे बुजुर्गों ने जो गलतियां की उन गलतियों को हम रिपीट ना करें। केवल इसीलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बड़े लोगों से दोस्ती करिए। अच्छा, बड़ों को भी फायदा है और आपको भी फायदा है। बड़ों को दौरे नहीं पड़ेंगे। जैसे छोटे कपड़े देखते ही बुजुर्ग लोगों को दौरे पड़ने लगते हैं, उनको भी ये समझ में आएगा कि आजकल ये ट्रेंड है। जब एकदम से वो देखते हैं, बच्चों से बात ही नहीं करते, फेसबुक क्या है, आप उनको समझाइए, उनके साथ दोस्ती करिए प्रॉपर, और आपको भी बहुत बड़ा फायदा है। और आप समझते हैं कि ये मूवीज में जो लोग होते हैं ये सुपरस्टार हैं, ये लोग जैसे बात करते हैं वैसे बात करनी है, इन लोगों की जैसी संस्कृति है उसको अडॉप्ट करना है। नहीं, हमारे एग्जाम में तो सारी दुनिया में जितने कल्चर हैं उन सारे कल्चर से रिलेटेड आता है, पर्टिकुलर एक फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको सब लोगों को सहेज कर सबकी नॉलेज को इकट्ठा करना है कि कहां किस फील्ड में क्या है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं ये विराम लेता हूं। और अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, किसी भी मैं बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराता हूं। मेरे यहाँ कैट, नेट, जीमेट, बैंक, एसएससी इस तरह के बच्चे आते हैं। तो अगर आप में से किसी का इस तरह का कोई टारगेट है और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। देखिए, हमारे कल्चर में छोटे छोटे बच्चों से शादी ब्याह की बात की जाती है। छोटे छोटे बच्चों से, 8-10 साल का बच्चा या बच्ची होगी घर में, उससे हम कहते हैं बेटा तेरी शादी कर दें, और वो गर्दन हिलाती है हाँ कर दीजिए। अच्छा, आपको दूल्हा कैसा चाहिए? तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया कभी। वो बताती है कि घर में जो कैरेक्टर उसको बेस्ट लगता है, पापा जैसा। अगर पापा ड्रिंक करते हैं तो पापा का नाम नहीं लेगी कभी, भैया जैसा, चाचा जैसा, मामा जैसा। और घर में अगर कोई भी लायक नहीं होगा तो ऋतिक रोशन का ही नाम लेगी। तो कम से कम इतना तो करके मरो कि अपने बच्चों को किसी और को फॉलो नहीं करना पड़े, हमें ही फॉलो करेंगे। महत्वाकांक्षी बनिए। सब लोगों ने किया है, ये सब भगवान भगवान ये सब बेकार की बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भगवान के विरोध में हूं, ये सब सामान्य लोग हुए हैं। राम की बात करिए, कृष्ण की बात करिए, मैं राम कृष्ण कोई जीव ही नहीं लगाता, विवेकानंद के पीछे भी जी नहीं लगाता, क्योंकि जितने महापुरुष हुए उनसे अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं तो ही आप वैसे बन सकते हैं। अगर आप उनकी पूजा करना चाहते हैं तो कभी वैसे नहीं बन सकते। आप उनसे कंपटीशन करिए। लोग अंबेडकर जैसा बनने की, भारत में रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ने का, डॉक्टर वी आर अंबेडकर के नाम।
उनकी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स मिली सब में कुछ न कुछ लिखा हुआ मिला, करेक्शन ये वो सब। रजनीश ओशो की भी बात करते हैं कुछ लोग कि ओशो ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन हम में से कोई भी अंबेडकर जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। 3 दिन की छुट्टी करते हैं, सिर्फ दारू पीते हैं, उसमें जयकारे लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमें न्याय मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कैसे हो जाएगा भाई? अरे जयकारे लगाने से, सिर्फ अंबेडकर को नाम लेने से आप अंबेडकर बन जाएंगे? आप वैसा करने की कोशिश करिए। रामायण लाते हैं हम, रामचरितमानस लाते हैं, घर में पूछते हैं, अरे वॉशरूम में ले जाकर पढ़िए, वो पढ़ने की चीज है, उसमें जो लिखा है उससे माइंड बदलता है, पूजने से नहीं बदलता। तो आप हाँ ठीक है, मैं थोड़ा भावुक हो गया, सॉरी, लेकिन आपने मुझे एक सबक सिखाया कि कभी भी आप बिना किसी मानक के मत बोलिए। तो रियली थैंक यू। आपने मुझे बताया कि बायोलॉजी की मुझे नॉलेज नहीं है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बताया। मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि माइंड जो है वो कई पार्ट्स में होता है, और कई पार्ट्स में होने की वजह से उसमें कुछ न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, कुछ डमी न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ सक्रिय न्यूरॉन्स होते हैं। तो उस तरह से चलिए ठीक है, मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूं, अभी मेडिकल वाले लोग भी आने वाले हैं शायद, तो शायद हो सकता है कि वो उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करें, वो उसको और अच्छे से बताएं। बाकी सर बता रहे हैं कि सर के 4-5 हजार स्टूडेंट जो हैं वो इस समय डॉक्टर हैं। सब बहुत बहुत बधाई आपके लिए, और ठीक, थैंक यू। आपने बहुत प्यार दिया, और इतनी तालियां मैं अपेक्षा करके नहीं आया था कि मुझे इतनी तालियां मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन है आपसे, संस्कृत से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चीज बताई वो पुरातन और आधुनिक को मिक्स करे हुए कि हमें वो करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को सुना पढ़ा, लेकिन जो आपने जगह बहुत डिफरेंट था। मेरा क्वेश्चन है कि जो 70% आपने बताया था नेचर, 70%, अगर एज ए पेरेंट्स अगर हम उसको डेवलप करना हो किसी प्रोसेस के थ्रू, तो क्या पॉसिबल है? ये जितने टीचर्स होते हैं उन सबको चाइल्ड साइकोलॉजी नाम का एक पार्ट पढ़ाया जाता है। बीएड में एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले तो डेवलप करना बाद का प्रोसेस है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो डेवलप होता कैसे है। तो अगर आप प्राइमरी में पढ़े होंगे तो चाइल्ड साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, सिर्फ पढ़ना आता हो, क्योंकि बहुत सिंपल है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं। उसको अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी। दूसरा, लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए आप, लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, उसमें लोग लिखते हैं कि बचपन में मैं अपने बारे में बात करता हूं। नॉलेज बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, माइंड में क्वेश्चन कितने पैदा होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, बेसिकली गांव का रहने वाला हूं। एक गाना अपने बचपन में सुना था, टन टना टन 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 टारा, आपने भी सुना होगा शायद, चलती है क्या 9 से 12। अब बचपन में हमारे यहां तो थिएटर वेटर ये सब तो आगरा में आके देखा। अब वो 9 से 12 नाम की तो कोई पिक्चर ही नहीं थी कि 9 से 12 कुछ होता है। तो मैथमेटिक्स लगाते थे उसमें, हम ये सोचते थे कि 9 से 12 नहीं, ये 9 से 11 होना चाहिए। गाने वाला भूल गया, कॉन्फिडेंस देखिए, हम कहते हैं गाने वाला भूल गया, 9-2-11 बोलना चाहिए उसको। चलती है क्या 9-2-11, तेजी से भागने का। लेकिन जब बड़े हुए तब समझ में आया कि 9 से 12 मूवी चलती है। तो बचपन में माइंड सोचता कैसे है, अब वो एक बार ट्रेन करना है बच्चे को। जैसे आप सभी ने अंतिम संस्कार सुना होगा अब तक 100-200 बार। तो मैं समझता हूं माइंड में ये क्वेश्चन पैदा होना चाहिए कि अगर ये अंतिम संस्कार है तो इससे पहले वाले कौन से हैं। अगर ये अंतिम है तो इससे पहले कौन से हैं। बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी लोग एक गाना सुनते होंगे, तेरी सूरत पर नहीं हम तो तेरी सादगी पर मरते हैं। 50% लोगों को सादगी का मतलब ही नहीं समझ में आता, बस मरते हैं। सादगी क्या है यह पता होना जरूरी है। तो ब्रेन को यह डेवलप किया जाए कि क्वेश्चंस अपने आप, कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता। यह सब ड्रामा है पढ़ाने का। मैं ये कहूं कि मैं पढ़ाता हूं लोगों को, ये सब ये छिलका है।
कोई भी आदमी खुद पढ़ता है। मैं पिक्चर की बात कर रहा था और पिक्चर पे एंड करता हूं। आप अपने माइंड में एक पिक्चर बनाइए। आप स्कूल में पहुंचे या ऑफिस पहुंचे और आपके पड़ोसी ने आपको बताया कि यार मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां एक मर्डर हो गया है। सिर्फ इतना बताया। ये बात आपके दिमाग में कब तक, कितने घंटे तक रह सकती है? कितने घंटे तक? मैं समझता हूं 2-4 घंटे तक। किसी काम में लग जाएंगे, भूल जाएंगे हम। लेकिन वो मर्डर होते हुए अगर हमने देखा है तो शायद 2-4 महीने तक। और मर्डर अगर किया हो तो मर्डर करने से काम चलता है, टीचर वीचर से कुछ नहीं होता। टीचर मर्डर करके दिखा देता है, वो हमारे दिमाग में 2-4 महीने रहता है। वो मर्डर करना सीखिए। टीचर सोचता कैसे? तो बच्चे के ब्रेन को डेवलप करना है हमें, तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी में सारी चीजें मिलती हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सारे पेरेंट्स को चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए कि आखिर छोटा दिमाग जो बच्चे का है वो सोचता कैसे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। वेल वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। मैं स्टेज पे बुलाना चाह रही हूँ बनवारी लाल मथुरिया जी को, राजस्थान मंडल दल योगा के। प्लीज आप स्टेज पर आए और उनका स्वागत करें, ये आरएस परिवार जी का। तो जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। भाई तालियां जोरों शोरों से होनी चाहिए। कम ऑन। Well, next I would like to call Dr. Jeet Gupta.